हाँ दोस्तों, कैसे हैं? मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारत के भूगोल की अगली कड़ी हम दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में जितना जल्दी हो सके, जितना कम समय में हो सके, हम दक्षिण पश्चिम मानसून को कवर कर पाए। ठीक है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा और हम हर तरह से, हर एंगल से इनको हम कवर करने का प्रयास करेंगे। कोई भी ऐसा टॉपिक जो इस अध्याय से पूछा जाता है कि वो छूटने ना पाए। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम वीडियो में लास्ट तक देखते हैं क्या क्या होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून, इसमें 3 शब्द है। क्लियर है दोस्तों? दक्षिण पश्चिम मानसून। तो हम इधर से शुरुआत करते हैं मानसून से। जो प्रश्न बनता है उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। मानसून शब्द के बारे में भी 1-2 प्रश्न बनता है। देखिए क्या क्या बनता है। मानसून शब्द जो है वह अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है। मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है पवनों की दिशा में परिवर्तन। यह मानसून शब्द से पूछे जाने वाले 1-2 प्रश्न है। आपसे पूछा जा सकता है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। उसका अर्थ क्या होता है, यानी मानसून का अर्थ क्या होता है? तो मानसून का अर्थ होता है पवनों की दिशा में परिवर्तन होना। यह पूछा जा सकता है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो अरबी भाषा से हुई है। यह हो गया मानसून शब्द का मतलब और उसे पूछे जाने वाले प्रश्न। अब आइए दूसरा देखते हैं, दक्षिण और पश्चिम। यह दक्षिण और पश्चिम दिशा का सूचक है। भारत में जिस दिशा से मानसून का आगमन होता है या प्रवेश होता है, यह भारतीय उपमहाद्वीप, याद रखिए, यह दक्षिण पश्चिम मानसून सिर्फ भारत ही नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप का मानसून है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में जिस दिशा से मानसून प्रवेश करता है उसको उसी दिशा के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, आने का दिशा मालूम है, जाने का मालूम नहीं वो किधर जाएगा। ये क्यों कहे, हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो आने का डेट तो मालूम है, जाने का डेट जब तक वो नहीं बताएगा तब तक हमें पता नहीं चलेगा। क्लियर? तो मानसून के आने का की यह दिशा है दक्षिण पश्चिम मानसून। अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण पश्चिम मानसून क्या है या मानसून दक्षिण पश्चिम ही क्यों है, तो आप कहेंगे कि मानसून का आगमन जो है वह दक्षिण पश्चिम दिशा से होता है, इसलिए इसको दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। क्लियर? आई होप कि मानसून क्लियर हो गया। अब आगे दूसरा देखते हैं। इसमें जो हम प्रमुख शब्द को या प्रमुख शब्दों का प्रयोग करने वाले, पहले उसको हम एक एक करके देखते हैं, फिर हम मानसून पे हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, इसमें दूसरा जो बनता है, अभी हम थोड़ी देर पहले ही इस शब्द का प्रयोग किया, भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप इसलिए कि यह दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वह भारतीय उपमहाद्वीप का मानसून है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे प्रश्न पूछा जाता है या पूछा जाएगा। क्योंकि हमें हर एंगल से तैयार रहना है, कोई जरूरी नहीं जो प्रश्न पूछा है सिर्फ उसी को जानना है, हमें हर तरह से जो है कि अपने को अपडेट रखना है। भारतीय महाद्वीप प्रश्न पूछा जाएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश है? तो जवाब होना चाहिए भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश है। ये हम मेरे ख्याल से जब भारतीय ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल पर पहला या दूसरा वीडियो में हमने इसकी चर्चा किया है, फिर भी हम यहाँ कर दे रहे हैं क्योंकि कब क्लियर हो जाना चाहिए दक्षिण पश्चिम मानसून को हम कर रहे हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में टोटल 5 देश है। कौन कौन से है उसको हम देख लेते हैं। पहला भारत, हम इधर से चलते हैं उत्तर की ओर, सॉरी पूरब की ओर से। भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान। तो ये
भारतीय उपमहाद्वीप में टोटल 5 देश आए। इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, किसी भी तरह से पूछा जाएगा। जैसे इस तरह पूछे थे कि भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं आता है, तो 4 देश में से कोई एक देश नहीं रहेगा। 4 ऑप्शन रहता है, उनमें से 3 देश रहेगा, इनमें से कोई चौथा कोई और रहेगा। तो उनमें आपको चुनना है कि कौन सा भारतीय उपमहाद्वीप का देश नहीं है। या आपसे यूं पूछ दे कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप का है, तो 3 कोई देश रहेगा, चौथा इनमें से कोई रहेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना। अब चलिए इनको याद रखने का देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के देश। तो भारत और 4 पड़ोसी देश को भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, भारत तो भारत है, बांग्लादेश और पाकिस्तान चूंकि भारत से अलग हुआ है 15 अगस्त 1947 को, और उसके बाद बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ है, तो 3 देश तो ऐसे याद हो गया, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। और 2 छोटा छोटा देश है जो भारत के उत्तर में है, जिसकी एक सीमा पूरी रूप से या संपूर्ण रूप से भारत को टच करता है, जिसमें एक भूटान, दूसरा नेपाल है। क्लियर हो गया। या आपसे यूं प्रश्न पूछा जाए कि इन चारों में से, या भारतीय जो है कि भारतीय उपमहाद्वीप में भारत की जो पड़ोसी देश है उसमें सबसे छोटी सीमा किस देश का है? ये तो सीमा वाले ने बता ही दिया, तो फिलहाल जान लीजिए सबसे छोटी सीमा भूटान का, उसकी जो है कि लंबाई है 699 किलोमीटर है। और सबसे अधिक लंबाई जो है बांग्लादेश का है, जिसकी जो है कि सीमा रेखा भारत के साथ 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। चलिए, बहुत ज्यादा हम आगे बढ़ रहे हैं। यह भारतीय उपमहाद्वीप हो गया। अब हम जो प्रमुख और टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, इस पे और आएगा ITCJ। यह भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका हम इसमें अध्ययन करने वाले हैं, इसकी चर्चा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून में। इसका अगर हम पहले फुल फॉर्म देखें, आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जाएगा, तो इसका फुल फॉर्म होगा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इसका ITCZ का फुल फॉर्म है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। या इसका हिंदी अगर आप कहेंगे, हिंदी अगर आप करेंगे, इसका मीनिंग होगा अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ये इसका मीनिंग हुआ हिंदी में। क्लियर। अब थोड़ा सा ये जान लेते हैं ITCZ होता क्या है। यह एक तरह से एकदम जो है कि निम्न दाब का क्षेत्र होता है। ये क्या होता है? निम्न दाब का क्षेत्र होता है, निम्न दाब का क्षेत्र होता है। और दूसरा हम देख लेते हैं ये होता क्या है। ये देखिए, थोड़ा सा हम अलग जाना चाहते हैं। ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ठीक बीचों बीच एक रेखा खींची गई है 0 डिग्री अक्षांश, जिसको हम विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। इसको कई तरह से हम परिभाषित कर सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को मिलाने वाली रेखा विषुवत रेखा, या पृथ्वी पर ठीक बीचों बीच पूर्व से पश्चिम खींची गई रेखा विषुवत रेखा, या 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा, चाहे जैसे भी हो इनको परिभाषित कीजिए। जब हम भारतीय मानसून या भारतीय जलवायु के जो उत्पत्ति के सिद्धांत हम बता रहे थे, और उसमें खासकर जेट स्ट्रीम सिद्धांत पे जब हम बात कर रहे थे, तो उसमें हमने बताया था कि पृथ्वी के दोनों गोलार्ध को 3 वायुकोश में बांटा गया है। और विषुवत रेखा के निकट कौन सा वायुकोश है भैया? विषुवत रेखा के निकट होता है हेडली कोश। ये हम पिछले वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। हेडली कोश उत्तर में भी और हेडली कोश दक्षिण में भी। क्लियर। दोनों हेडली कोश के बीच वाला जो एरिया होता है वो ITCZ होता है। ITCZ वाला एरिया होता है। इसकी और खासियत ये है, ये देख लीजिए। अब इसको अगर परिभाषित करने की बात आए, अगर कहे ITCZ क्या है, तो इसको आप यूं कह देंगे कि विषुवत रेखा पर इसके उत्तर भी व्यापारिक पवन चलती है, इसके दक्षिण में भी व्यापारिक पवन चलती है। जब उत्तर में व्यापारिक पवन चलती है उसको क्या कहा जाता है? उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन। और जो दक्षिण में व्यापारिक पवन चलती है उसको क्या कहा जाता है? दक्षिण पूर्वी
दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ये हम पिछले वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन दोनों जहां मिलती है उसको ही हम ITCZ के नाम से जानते हैं। इस तरह आती है, उत्तर से हवा आती है इस तरह, और दक्षिण से हवा जब ऊपर जाएगी वो इस तरह चलती है, और यहां पर ये फेरल के नियम का पालन करता है। तो क्लियर हो गया, ये ITCZ किसे कहेंगे, उत्तर पूर्वी प्लस दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन का मिलन स्थल को ITCZ यानी अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहा जाता है। इतना ही समझना है हमें। अभिसरण का मतलब ये होता है वो मिलन होना, मतलब मिलना, अभिसरित होना, मतलब मेरी ओर आना, है ना, ये हो गया ITCZ हो गया। अब इसको हम चाहेंगे इनका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, और भी हम आगे इस पर हम बात करेंगे। आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं भारतीय मानसून की तरफ, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून की तरफ। अब देखते हैं एक चीज कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो है कि भारत में उसका समय क्या होता है, ये देखते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून का समय क्या होता है, ये देखिए। दक्षिण पश्चिम मानसून का समय जो होता है वह जून से लेकर सितंबर के प्रारंभ तक समय होता है। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि भारत में, या फिर यूं कहें कि दक्षिण पश्चिम मानसून का जो है समय वो क्या होता है, जून से सितंबर तक अगर कह दे तो ये तो जो है कि ऑब्जेक्टिव में अगर पूछे तो चल जाएगा। लेकिन अगर आपसे सब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है ना, तो उसमें आप कहेंगे जून के प्रारंभ से लेकर सितंबर के प्रारंभ तक, यानी अगस्त के लास्ट आते आते ये दक्षिण पश्चिम मानसून समाप्त होने लगता है। अगस्त के लास्ट आते आते, अगस्त सितंबर का जब शुरुआत होता है तो वहां से मानसून लौटने लगता है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है। अब हम देखिए कि जून और सितंबर से, जून से अब होता क्या है कि दक्षिण पश्चिम मानसून कैसे आता है। अब ये आगे बढ़ते हैं ITCZ की ओर चलिए। ITCZ में क्या देखा हमने कि वह उस पर जो दोनों व्यापारिक पवन आके मिलता है, और उससे जो है वहां पे अभी एक चीज हमने बताना भूल गया कि उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन जहां मिलती है उसको ITCZ कहा जाता है, और यहीं पर पछुआ पवन की उत्पत्ति होती है। पछुआ पवन, पछुआ पवन इसलिए कि इनकी दिशा पश्चिम की ओर होती है, इसलिए उसको पछुआ पवन कहा जाता है। इतना ही अभी जानिए। तो जून के प्रारंभ में होता क्या है कि ये ITCZ जो है विषुवत रेखा के जो पास है, 0 डिग्री अक्षांश के पास जो है, यह उत्तर की ओर खिसकने लगता है। उत्तर की ओर ये इतना खिसकता है, इतना खिसकता है, वो पूरा भारत, चूंकि होता क्या अभी हम देख रहे हैं कि भारत के ठीक बीचों बीच 23.5 डिग्री अक्षांश गुजरती है, 23.5 डिग्री अक्षांश को भी ये पार कर जाती है, और वह शिवालिक पहाड़ी को क्रॉस कर जाती है। क्लियर? जून के प्रारंभ में क्या होता है कि ITCZ उत्तर की ओर खिसक कर शिवालिक पहाड़ी के पार चला जाता है। शिवालिक पहाड़ी के पार चला जाता है। शिवालिक पहाड़ी, या यूं ऐसे ही कहें, अगर आप शिवालिक पहाड़ी भूल जाएं तो पहले तो ये याद रख लीजिए, शिवालिक पहाड़ी जो है वह हिमालय का ही एक पार्ट है, और वह भारत के उत्तर में, ठीक है, नेपाल भूटान के बॉर्डर से, और जो है पूर्वोत्तर भारत में इसका एरिया है वो शिवालिक का एरिया है। अभी बस इतना ही जानिए। ITCZ अगर आप शिवालिक भूल जाएंगे, याद रखिए पूरे भारत को क्रॉस करके वो चाइना की तरफ चली जाती है, ठीक है। तो जब चूंकि होता क्या है कि ये जब
उत्तर की ओर पार कर जाती है, पूरा भारत में होता है क्या है कि जो है कि उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान वाले हिस्सा में, यानी सिंधु और गंगा वाले एरिया में जो है कि वृहत निम्न दाब का निर्माण होता है। कहां पर? सिंधु और गंगा के क्षेत्र में। अब ये कहां है? पाकिस्तान। आपसे अगर पूछा जाए देश ही पूरी जान लीजिए, पाकिस्तान, और इधर कौन है? उत्तर पश्चिम भारत। उत्तर पश्चिम भारत, इस एरिया में क्या होता है कि वृहत निम्न दाब, बहुत ही एक तरह से या यूं कहें एक निम्न दाब का निर्माण हो जाता है। क्या होता है? वृहत निम्न दाब का निर्माण हो जाता है, निर्माण हो जाता है। अभी इतना ही जानिए, वृहत निम्न दाब। इस वृहत निम्न दाब को भी तो कोई नाम रखना होगा, ज्योग्राफी है। इस वृहत निम्न दाब को जो है ज्योग्राफी में एक उसको नाम दिया गया है, उसको नाम दिया गया मानसून गर्त। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, मानसून गर्त। अब प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि मानसून गर्त क्या है, तो आपका जवाब ये होगा कि मानसून के प्रारंभ में जो भारत के क्षेत्र में सिंधु और गंगा वाले एरिया में जो एक वृहत निम्न दाब का निर्माण होता है, उसी को हम मानसून गर्त के नाम से जानते हैं। क्योंकि निम्न दाब का निर्माण हो गया, ऐसी स्थिति में क्या होगा, पवनों की स्थिति खासियत यह है कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पलायन करता है और पूरे वेग से चलता है। तो वही होता है कि वो निम्न दाब से, मतलब नीचे से वो उत्तर की ओर, ठीक है, दक्षिण से वह उत्तर की ओर जो है कि पवनों का पलायन शुरू हो जाता है। तो अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे ITCZ कि दोनों ओर क्या है, उत्तर में भी व्यापारिक पवन है और दक्षिण में भी व्यापारिक पवन है। यह है ITCZ। ठीक है दोस्तों, ITCZ, जब ये ITCZ खिसक कर ऊपर चला गया, ये कहां चला गया, शिवालिक के पार चला गया, तो यहां पे क्या होगा, उच्च दाब का निर्माण होगा। लेकिन यह 0 डिग्री अक्षांश तो ही रह ही गया ना बरकरार। ITCZ वाला एरिया चला गया, खिसक गया। थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे समझिए, ये मेरा घर है, हम थोड़े दिन के लिए अगर घर से पलायन कर जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं, तो वो हम चले गए, लेकिन मेरा घर तो यही रह गया, मेरा पता तो, अस्थायी पता तो यही है, मेरा वर्तमान पता कुछ हो सकता है। तो ठीक वही स्थिति होती है, अक्षांश की स्थिति बरकरार रहती है। ITCZ जो है वो उनका पता बदल जाता है, वो तो चला गया, उत्तर की ओर बढ़ गया। और ये क्या है, निम्न दाब का क्षेत्र है। जब निम्न दाब से निम्न दाब उत्तर चला गया, तो यहां पे क्या हुआ, उच्च दाब का एरिया बन जाता है। लेकिन जब दक्षिण पश्चिम, यहां पे क्या होता है, दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन जब उत्तर की ओर बढ़ती है, चूंकि फेरल के नियम का पालन करता है कि दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन जब विषुवत रेखा की ओर बढ़ती है तो वो उत्तर नहीं जाती है, बल्कि उनका जो है कि उत्तर पश्चिम दिशा में आती है। देखो ये दिशा है इनका चलने। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे विषुवत रेखा पे पहुंचती है तो वह अपनी दिशा चेंज कर लेती है, वह उत्तर की ओर जाती है। और वह उत्तर की ओर नहीं, यहाँ भी फेरेल का नियम का पालन करता है। फेरेल के नियम के हिसाब से यहाँ पे क्या होता है, ये याद रखना है, फेरेल का नियम फॉलो करता है यहाँ। और इस नियम के तहत जो है कि दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन वह दक्षिण पश्चिम दिशा से जो है कि उत्तर पूर्व दिशा में, ये किस दिशा में जाने लगता है, दक्षिण पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्व दिशा में। अब ये दिशा में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो याद रखिए ये चीजें आपके माइंड में हमेशा बैठना चाहिए। ये क्या है, दक्षिण, ये क्या है, उत्तर, ये पश्चिम, ये पूर्व। अभी तो मान लीजिए ये आया यहां पे, मान लीजिए ये व्यापारिक पवन आ गया विषुवत रेखा पे, ये क्या है, विषुवत रेखा पे, और ये इस तरह आगे बढ़ रही है। ये किस दिशा में जा रही है,
उत्तर पूर्व दिशा में जा रही है, इधर उत्तर इधर पूर्व, ये कहीं भी जाए, इधर भी जाए इधर भी जाए, लेकिन उत्तर पूर्व के बीच ही है, तो उत्तर पूर्व दिशा में। और हमने बताया था मानसून में जिधर से आ रही है उसका नाम उधर से ही होता है, उसी दिशा के नाम पर होता है। किधर जा रही है उससे मतलब नहीं, वो किधरो जाए हमें मतलब नहीं है, जिधर से आ रही है हमको उसी नाम से जानना है। तो व्यापारिक पवन फेरल के नियम के तहत विषुवत रेखा को पार करके वो भारतीय उपमहाद्वीप में, याद रखना अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, भारतीय उपमहाद्वीप में वह जो है उत्तर और पूर्व दिशा की ओर बहने लगते हैं। यहां तक तो क्लियर हो गया, भारतीय उपमहाद्वीप में आ गया। अब क्यों आया ये चीजें आप समझ गए। भारतीय उपमहाद्वीप में इसलिए आता है कि ITCZ जो है अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जो है वह शिवालिक की पहाड़ी को पार कर जाता है, और ऐसी स्थिति में भारत में निम्न दाब का निर्माण कहां होता है, उत्तर पश्चिम दिशा में। कहां पर, सिंधु और गंगा का जो क्षेत्र है उस एरिया में, यानी राजस्थान वाले एरिया में। यहां कौन सा एरिया आ जा रहा है, राजस्थान वाला एरिया में निम्न दाब का निर्माण हो जाता है। और राजस्थान एक बहुत फेमस जगह है, इससे कई प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार हमने इसका व्याख्या किया है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा सूखा है, रेगिस्तान है, ठीक है ना। तो वो हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, यहां से हम दक्षिण पश्चिम पे बात करें। राजस्थान वाले एरिया में जो है निम्न दाब का निर्माण हो जाता है। क्लियर, यहां तक हो गया। अब हम मानसून पे ही हम बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हम मानसून पे ही जा रहे हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख ले, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों, अभी हम क्या देखेंगे कि इस एरिया में क्या हुआ कि निम्न दाब का निर्माण हो गया। यहां पे क्या हुआ, निम्न दाब का निर्माण हुआ, और ITCZ जो है कि वो क्या चला गया, शिवालिक की पहाड़ी को पार कर गया, ये देख लिया आपने। तो इस वजह से क्या होता है, निम्न दाब हुआ तो नीचे से हवा, उच्च दाब से हवा जो है वह निम्न दाब की ओर आती है, और वह किस दिशा से आती है, वो ये दिशा है, इसका ये दिशा है। इस तरह वो भारत की ओर, भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बढ़ने लगती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। किस दिशा से आ रही है, दक्षिण पूर्व दिशा से, इधर दक्षिण इधर पूर्व, वो किस दिशा से आ रही है, दक्षिण पूर्व दिशा से आ रही है। यहां तक हो गया। जब वो भारतीय हिस्से में पहुंचते, अभी तक कहां है, वो हिंद महासागर में। कहां पे है दोस्तों, हिंद महासागर में। हिंद महासागर में आने के बाद जब भारत के निकट पहुंचती है, या यूं कहें कि भारतीय उपमहाद्वीप के निकट जब आती है, तो वह दो सिरों में बढ़ जाती है। कितने हिस्सों में, दो हिस्सों में बढ़ जाती है। यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून जो है कि हिंद महासागर में आकर दो हिस्सों में बढ़ जाती है। क्लियर, दो भाग में। कितने भाग में, दो भाग में। एक हो जाता है अरब सागर की शाखा, और दूसरा हो जाता है बंगाल की खाड़ी की शाखा। यहां तक कोई दिक्कत है। अब देखिए, नाम में परेशान मत होइए, नाम में परेशान नहीं होना है। वो इसलिए नहीं होना है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी जाना पहचाना नाम है। इस तरफ अरब सागर है और इस तरफ बंगाल की खाड़ी है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अरब सागर से जो शाखा भारत में प्रवेश करती है उसको अरब सागर की शाखा कहते हैं, और जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से भारत में प्रवेश करती है उसको हम बंगाल की खाड़ी की शाखा कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, इससे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है और परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछा जाता है। अभी हम क्या देख रहे हैं कि भारतीय हिस्सा में आने के बाद यह दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक हिस्सा हो जाती है बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब हम पहले क्लियर कर लेते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा। हम जानते हैं बंगाल की खाड़ी में भारत का एक जो है कि केंद्र शासित प्रदेश है, और उसका नाम क्या है, ये हिस्सा है। यहाँ पे क्या है, ये पे क्या है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अंडमान निकोबार ये जो है कि बंगाल की खाड़ी की शाखा थोड़ी आगे बढ़ जाती है, ये वाला थोड़ा पीछे चलता है, ये वाला हिस्सा आगे, चूंकि ये नीचे वाला हिस्सा इसको आने में टाइम लग रहा है और ये पहले आगे बढ़ गया। तो ये हिस्सा ये क्या है, अंडमान
एंड निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है कि दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले दस्तक दे देता है और वो होता है 25 मई का। तो यहां से प्रश्न बनता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून भारतीय क्षेत्र में सर्वप्रथम दस्तक कहां देता है? तो क्या हो गया दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल खाड़ी की शाखा वो 25 मई को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में दस्तक दे देता है। यह प्रश्न पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दस्तक दे देता है बंगाल की खाड़ी की शाखा 25 मई को। डेट याद रखिएगा, बहुत इंटरेस्टेड कहानी की तरह है, एकदम कहानी की तरह रट जाना है, दोबारा रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, सुन के याद कर लेना। कहां पे आ गया सर्वप्रथम, कहां पे आ गया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आ गया। अभी सिर्फ हम बंगाल की खाड़ी की शाखा पे बात कर रहे हैं, अरब सागर पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देखिएगा कैसे याद होगा। ये जब आगे बढ़ती है, यहां इतना याद रखना है कि या तो ऐसे पूछा जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मानसून का आगमन कब हो जाता है, तो 25 मई को। या भारतीय क्षेत्र में मानसून का दस्तक कब हो जाता है या मानसून कब दस्तक दे देता है, तो 25 मई को। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़िए। जब ये आगे बढ़ती है और वो किस दिशा से आती है, वो दक्षिण पश्चिम दिशा से आती है। तो इधर कौन सा है भैया, एक पड़ोसी देश है, और वह कौन सा देश है? म्यांमार। म्यांमार एक पड़ोसी देश है अपना। उस देश की जो ये एक जो है यहाँ पे अराकान पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है दोस्तों? अराकान पहाड़ी, ये भी याद रख लीजिएगा, पहाड़ी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक दो बार रिपीट कीजिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से वो आगे बढ़ती है और म्यांमार के निकट अराकान पहाड़ी से टकराकर या फिर यह अवरोधक का काम करती है। अंडमान निकोबार म्यांमार के निकट अराकान पहाड़ी जो है वह इसको मोड़ देती है इधर भारतीय उपमहाद्वीप की ओर। ये तो भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है, पड़ोसी देश है, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप की ओर इसे मोड़ देती है। और यहाँ पे कौन सा अपना देश है जो भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है? यह है बांग्लादेश। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यहां प्रश्न पूछा जा सकता है कि बंगाल की खाड़ी की शाखा जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रवेश करती है, अराकान की पहाड़ी से मुड़ती है वो भारत की ओर, तो भारत के सर्वप्रथम कहां पर, किस राज्य में वो दस्तक देती है? तो याद रखिए ये बांग्लादेश के दक्षिण पश्चिम दिशा से वो प्रवेश करती है पश्चिम बंगाल। कहां जाती है दोस्तों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बाद कहां चली जाती है? पश्चिम बंगाल। यहां तक कोई दिक्कत है? और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में सर्वप्रथम इससे बारिश होती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में यह जो दस्तक देती है वो दस्तक देती है 5 जून से 10 जून के बीच। 5 जून से 10 जून के बीच वो पश्चिम बंगाल में दस्तक दे देती है। किस दिशा से? दक्षिण पश्चिम दिशा से प्रवेश कर जाती है। या यूं कहें, चलो पश्चिम उठ जाओ, दक्षिण दिशा से वो बांग्लादेश पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। और पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने से पहले वो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। अब यहां से प्रश्न उठता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की जो है कि बंगाल की खाड़ी की शाखा सर्वप्रथम किस देश के मुख्य भूमि पर, या कहें भारतीय उपमहाद्वीप के किस देश की मुख्य भूमि को छूता है? तो भारत अभी तक पहुंचा नहीं है, लेकिन उसका केंद्र शासित प्रदेश को वह छू चुका है। वो आगे बढ़ती है और वो बांग्लादेश में सर्वप्रथम दस्तक देती है। बांग्लादेश के बाद वो पश्चिम बंगाल में आती है। कहां पे दोस्तों? पश्चिम बंगाल में आती है। कब आती है वो दस्तक देती है? 5 से 10 जून। देखिए 25 मई से चला, 5 से 10 जून के बीच ये एक टाइम है। 5 और 10 जून के आसपास वो दस्तक दे देगा। और पश्चिम बंगाल में जो इससे वर्षा होती है ना दोस्तों, वह होती है
16 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि कोलकाता में कितना सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो क्या बताएंगे 116 सेंटीमीटर जो है कि कोलकाता में वर्षा होती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। कोलकाता के बाद वो आगे बढ़ती है। अभी सिर्फ हम बंगाल के खाड़ी की शाखा की ही बात कर रहे हैं। बहुत इजी है, याद रखिएगा। बांग्लादेश आ गया, बांग्लादेश के बाद पश्चिम बंगाल आया। पश्चिम बंगाल के बाद वो बिहार में प्रवेश करती है, झारखंड में भी करती है, लेकिन बिहार पर जानिए बिहार की ओर प्रवेश करती है और यहाँ पे आ जाती है पटना। कहाँ आ जाती है दोस्तों? पटना। अब देखिए 5 से 10 जून के बीच जो पश्चिम बंगाल में है। अब 10 से 15 जून के बीच वो बिहार में दस्तक दे देती है और वो होती है पटना वाला एरिया। पटना कहाँ है? बिहार की राजधानी पटना है और वहां पर वह 105 सेंटीमीटर वर्षा कराती है। इससे अभी बीपीएससी 67वीं का फॉर्म भरा गया है, तो बीपीएससी 67वीं के हिसाब से भी यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पटना वाला टॉपिक याद रखिएगा कि बंगाल की खाड़ी की शाखा से पटना में कितना सेंटीमीटर वर्षा होती है? 105 सेंटीमीटर। बहुत ज्यादा भारी नहीं है। कोलकाता में कितना वर्षा कराया? 116 सेंटीमीटर। और पटना में कितना वर्षा कराया? 105 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो वो फिर किस दिशा में बढ़ रही है? बांग्लादेश कोलकाता के बाद वो गंगा के मैदान या गंगा के जो है कि पश्चिमी दिशा में बहने लगते हैं। गंगा का मैदान, चूंकि गंगा इधर से निकलती है और वो इधर आती है, तो उसी मैदान के सहारे वो पश्चिम की ओर बढ़ने लगती है। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत है। पटना के बाद जो है कि वो आगे बढ़ती है। पटना, इलाहाबाद, ये वाला हिस्सा 10 से 15 जून वाला हिस्सा जो है वो इलाहाबाद का भी हिस्सा होता है। इलाहाबाद इसी एरिया में 10 से 15 जून के बाद इलाहाबाद को भी वह क्रॉस करती है। इलाहाबाद को भी क्रॉस करती है। दोनों में 105 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा कराती है। अब आगे और बढ़ती है। कहां बढ़ती है? आगे और बढ़ती है, वो हो जाती है 15 जून के बाद आ जाती है। कहां पे? जब आप इलाहाबाद से आगे बढ़ेंगे तो आ जाती है दोस्तों दिल्ली। क्या आ जाती है? दिल्ली। क्योंकि इलाहाबाद में वो 76 सेंटीमीटर वर्षा कराती है। गलत बोला हमने, इलाहाबाद में 76 सेंटीमीटर वर्षा कराती है। इलाहाबाद में 76 सेंटीमीटर वर्षा कराती है। टाइम ही कहिए 10 से 15 जून के आसपास जो है पटना और इलाहाबाद के एरिया में आ जाते हैं, लेकिन पटना में 105 सेंटीमीटर बारिश होती है, वहीं इलाहाबाद में 76 सेंटीमीटर बारिश कराती है। और 15 जून के बाद वो दिल्ली पहुंच जाती है और दिल्ली में जाकर वो 56 सेंटीमीटर वर्षा कराती है। ठीक है, यहां पे आ जाता है अपना दिल्ली। यहां पे आ जाता है दिल्ली और दिल्ली में जाकर वो 56 सेंटीमीटर वर्षा कराती है इससे। और लास्ट में वो पहुंच जाती है आकर भारतीय जो है कि सीमा में वो पंजाब और हरियाणा वाला हिस्सा में आ जाती है। पंजाब और हरियाणा वाला हिस्सा जो होता है वो प्रथम या फिर कहें सितंबर का प्रारंभ, कौन सा होता है? सितंबर का प्रारंभ। सितंबर के प्रारंभ में पंजाब और हरियाणा वाले हिस्से में पहुंच जाता है। तो अभी हम बंगाल के खाड़ी की शाखा पे हम बात कर रहे हैं। फिर से आइए, भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचने के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक अरब सागर की शाखा, दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा। बंगाल की खाड़ी की शाखा भारतीय क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 25 मई को दस्तक दे देता है और फिर वो आगे बढ़ता है तो अराकान की पहाड़ी है म्यांमार के निकट। अराकान की पहाड़ी से वो मुड़ता है भारत की ओर। ठीक है, भारत की ओर मुड़ता है और वह सर्वप्रथम भारतीय राज्य जो है पश्चिम बंगाल में दस्तक देता है। अभी हम सिर्फ यह पश्चिमी जो हिस्सा है उसको हमने बताया। यहां पे
पश्चिम बंगाल, पहले आप इसी को देख लीजिए, पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में कितना सेंटीमीटर वर्षा कराती है? वो 5 से 10 जून को पहुंच जाती है कोलकाता, और वहां पर 116 सेंटीमीटर वर्षा कराती है। फिर वो आगे बढ़ती है बिहार में। बिहार में अभी हमने बताया कि बीपीएससी सर्वे का फॉर्म भरा गया है, उस हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है पटना वाला टॉपिक, ये याद रखिएगा। 10 से 15 जून के आसपास ये पटना और इलाहाबाद के पास पहुंच जाती है। पटना में वहीं 105 सेंटीमीटर वर्षा कराती है, और जब इलाहाबाद पहुंचती है तो 76 सेंटीमीटर वर्षा होती है। एक चीज हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे वो समुद्र से दूरी उनकी बढ़ती जाती है तो उनका जो है दमखम घटने लगता है, उनकी शक्ति घटने लगती है, क्योंकि ये हिस्सा हो जाता है जो है कि ग्रीष्म ऋतु का लास्ट का, गर्मी ऋतु समाप्ति की ओर आती है, क्योंकि वो सितंबर के प्रारंभ वाला हिस्सा अगस्त तक पूरा दमखम से आगे बढ़ेगा। है इलाहाबाद में 76 सेंटीमीटर वर्षा कराया, फिर आगे पहुंच गया क्या, 15 जून के बाद वो दिल्ली पहुंचती है, दिल्ली में आकर 56 सेंटीमीटर वर्षा कराती है। ये तो पूरा उंगलियों पे याद रख सकते हैं। कोलकाता में 116 सेंटीमीटर, पटना में 105 सेंटीमीटर, इलाहाबाद में 76 सेंटीमीटर और दिल्ली में 56 सेंटीमीटर। तो ये हो गई। और फिर लास्ट में भारतीय राज्य का पंजाब और हरियाणा वाला राज्य है, यहाँ पे पंजाब और हरियाणा वाला राज्य वहां पहुंच जाती है कब, अगस्त के लास्ट में, सितंबर के प्रारंभ में, ऐसे आप कह सकते हैं सितंबर के प्रारंभ में वो पंजाब और हरियाणा पहुंच जाता है। अभी रुकिए, ये खत्म नहीं हुआ है, अब हम आगे बढ़ते हैं। किस हिस्सा में देखते हैं, बंगाल के खाड़ी, पश्चिम बंगाल में जाने के बाद ये बंगाल की खाड़ी की शाखा या मानसून की शाखा 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। कहां पे, कोलकाता जब जाती है तो वहां से वह 2 हिस्सों में बढ़ती है। इसको हम मिटाएंगे दोस्तों, देखिए कोलकाता में जाकर वो 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। एक हिस्सा तो चली गई पश्चिम की ओर, यहां कहां चली गई, पश्चिम की ओर, ये क्या चली गई, पश्चिम की ओर, ऐसे बढ़ गए। एक हिस्सा यहां से मुड़ जाती है मेघालय की ओर, कहां मुड़ जाती है, मेघालय की ओर। याद कीजिए मेघालय में 3 प्रमुख पहाड़ी है, गारो, खासी, जयंतिया, यह शिवालिक का ही हिस्सा है, तो हमें उतना पीछे नहीं जाना है। गारो, खासी, जयंतिया, तो पहली कौन सी पहाड़ी आ जाती है, गारो, और ये क्या हो गया, मेघालय। मेघालय की पहली पहाड़ी आ जाती है गारो, हम यहां जगह नहीं थी, यहां गारो का सर्वोच्च शिखर है मासिन राम। क्या है दोस्तों, मासिन राम सर्वोच्च शिखर है इस गारो पहाड़ी का। मासिन राम में सबसे ज्यादा, विश्व में सबसे ज्यादा बारिश कराती है, या भारत का तो नाम ही छोड़ दीजिए, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है तो मासिन राम में होती है। मासिन राम कहां है, मेघालय में है, और मेघालय की कौन सी पहाड़ी, गारो पहाड़ी में। तो ये प्रश्न बनता है वस्तुनिष्ठ, तो आप सुन सुनकर जो है कि लिखते जाएंगे, पहली बात तो याद ही हो जाएगा। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया नामक 3 पहाड़ी। गारो की सर्वोच्च जो है कि चोटी है मासिन राम। मासिन राम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ की पहाड़ी जो है किप के आकार की है, सर्वोच्च वर्षा होती है। और फिर वो यहाँ मेघालय से वो धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है, और ये कौन सा एरिया है भैया, ब्रह्मपुत्र वाले क्षेत्र में पहुंच जाते। फिर हम आगे छोड़ दीजिए, आगे हम नहीं बढ़ते, क्योंकि हम भारतीय मानसून की हम बात कर रहे हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून की। ये हो गया क्लियर। अब इससे कई प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है, तो मेघालय के मासिन राम में। अब किस पर्वत पे, गारो पर्वत पे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप चाहे इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, लिखना चाहे लिख सकते हैं, क्योंकि हम इनको मिटाएंगे, ये रहेगा बाकी। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब हम देखते हैं अरब सागर की शाखा। ये बंगाल की खाड़ी की शाखा क्लियर हो गई, भारतीय के लास्ट में पहुंच गए। अब हम अरब सागर की शाखा देखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा होता जा रहा है, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलना पड़ेगा। अरब सागर की शाखा जो है कि भारत में एक ही बार में प्रवेश नहीं कर जाती है, ये क्रम प्रवेश करती है। तो इसको हम सुविधा के हिसाब से 3 भागों में बांटते हैं। इसकी पहली शाखा, ठीक है, इसकी पहली शाखा
वो होती है 1 से 5 जून, 1 से 5 जून के बीच का ये हिस्सा होती है। 1 से 5 जून में जो है यह कवर करती है केरल से गोवा राज्य जो है इसको कवर करती है। इसको सम्मिलित रूप से आप कह सकते हैं पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट को, यह पश्चिमी घाट है दोस्तों। इस हिस्सा में वो 1 से 5 जून को दस्तक दे देता है। अब प्रश्न यहां से बनता है कि भारतीय क्षेत्र में या भारतीय मुख्य भूमि में दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम कहां दस्तक देती है? तो याद रखिए कि सर्वप्रथम दस्तक वो तिरुवनंतपुरम में दस्तक देती है। तिरुवनंतपुरम कहां है? सर्वप्रथम 1 जून को तिरुवनंतपुरम में दस्तक दे देते। अब प्रश्न उठता है, हो गया, दक्षिण पश्चिम मानसून भारतीय मुख्य भूमि में कब दस्तक देती है? 1 जून को। अब भारतीय क्षेत्र में सर्वप्रथम कब दस्तक देती है? 25 मई को, ये अंडमान निकोबार, ठीक है। और मुख्य भूमि में 1 जून को तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम कहाँ है भैया? केरल में, पश्चिमी घाट में। और ये एक हिस्सा होता है 1 से 5 जून के बीच। अब देखते हैं होता है 1 से 5 जून के बीच जब ये आती है तो करती क्या है? पश्चिमी घाट में जो पहाड़ी है वो बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ी है। याद रखिए तिरुवनंतपुरम वाला हिस्सा में आया या कहें पश्चिमी घाट में वो दस्तक दिया। पश्चिमी घाट में जो पहाड़ की ऊंचाई है ना वो 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई है। कितना है दोस्तों? 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई है इसके। ये भी बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। जब ये मानसूनी हवा आती है अरब सागर से, ये कहां से आ रही है? अरब सागर से जब जा रही है तो अपने संग क्या हो रही है? जल ला रही है। तो जब ये इस ढलान पे चढ़ती है, ठीक है, इस ढलान पे जब वो चढ़ती है तो चढ़ाई में उसे अधिक मेहनत करनी पड़ती है। इस वजह से क्या होता है 900 से 1200 मीटर की दूरी पर यह जो है कि बरसने लगता है, यह क्या होती है? बरस जाती है। तो इस हिस्सा को जो पवनों की दिशा में होता है उसको पवनाभिमुख ढाल कहा जाता है। पवनाभिमुख ढाल कहा जाता है। इससे भी प्रश्न पूछा जाता है कि पवनाभिमुख ढाल पर वर्षा क्यों होती है? क्योंकि वो पवन की दिशा में होता है। जब वो पहाड़ पर चढ़ रहा होता है तो चढ़ाई की वजह से, चूंकि पानी है उसके वजन है, चढ़ाई की वजह से 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई पे घनघोर वर्षा कराती है। और इस हिस्सा में, पश्चिमी घाट वाला हिस्सा में, वह 250 से 400 सेंटीमीटर वर्षा कराती है। यहां पे 250 से 400 सेंटीमीटर वर्षा हो गया। अब वो चूंकि पवन तो आगे बढ़ेगा, पीछे तो मुड़ नहीं जाएगा, आगे बढ़ा और आगे बढ़ के वो इस तरह आगे जाते हैं। चूंकि यहां पे खाली हो चुका है, आगे हो चुका है, तो इसको कहा जाता है वृष्टि छाया प्रदेश। तो पहाड़ से 2 प्रकार के प्रश्न पूछा गया दक्षिण पश्चिम मानसून से। वृष्टि छाया प्रदेश क्या है और पवनाभिमुख ढाल क्या है? तो क्लियर हो गया। वृष्टि छाया प्रदेश वह है जिस पर वर्षा का प्रभाव नहीं पड़ता है और पवनाभिमुख ढाल पर वर्षा का प्रभाव पड़ता है। अब देखिए यहां से, चूंकि इस तरह पहाड़ है, इस तरह गया, आगे गया, यहां पे पूरी वर्षा हो गई, आगे जाकर वो गर्म हो जाती है और वो आगे बढ़ती है, गर्म हो जाती है और वो आगे बढ़ती है, इस तरह वो आगे बढ़ती है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे वर्षा नहीं के बराबर होती है, चूंकि जब हवा आगे गई है तो बारिश तो हो गई लेकिन उसमें कुछ कुछ नमी होगा, तो 250 से 400 सेंटीमीटर तो यहाँ वर्षा होगी। आगे जाकर 70-75 सेंटीमीटर जो है यहाँ वर्षा कराती है, लेकिन तमिलनाडु वाला एरिया में वर्षा नहीं हो पाती है, ठीक है। तमिलनाडु का मुख्य हिस्सा जो है और कर्नाटक का मुख्य हिस्सा जो है यहाँ वर्षा नहीं होती, क्योंकि पर्वत का पवनाभिमुख ढाल के पीछे वृष्टि छाया प्रदेश में कर्नाटक और तमिलनाडु वाला एरिया होता है, तो वहां वर्षा नहीं होती है, बल्कि हल्का फुल्का झिंझाम देके आगे बढ़ जाता है। तो ये हो गया पहला 1 जून से 5 जून के बीच, ठीक है। दूसरा शाखा जो होता है, चूंकि जगह कम हो रहा है इसमें,
दूसरा शाखा जो है, अब हम ये हो गया क्लियर। दूसरी शाखा जो होती है वह 5 जून से 10 जून का आता है। दूसरी शाखा नहीं, इसको इसी शाखा फर्स्ट शाखा में ही लीजिए। 5 जून से 10 जून के बीच वो जो है, चूंकि केरल से गोवा के बीच गया है, और यहां पे गोवा और मुंबई के बीच, गोवा और मुंबई के बीच, अब याद रखिए जो हमने यहां पे बताना भूल गया, केरल और गोवा से जो ये प्रवेश करती है वह तो यहाँ पे पश्चिमी घाट पे घनघोर वर्षा कराती है और आगे नहीं के बराबर वर्षा कराती है। लेकिन वही गोवा और मुंबई वाला हिस्सा, ये यहाँ पे मुंबई है, ठीक है, यहाँ मुंबई है, तो ये हिस्सा कब प्रवेश कर रही है भैया? 5 से 10 जून के बीच। कितना? 5 से 10 जून के बीच प्रवेश कर रही है। क्लियर हो गया? 5 से 10 जून के बीच प्रवेश किया तो इससे भी कम वर्षा होती है, ज्यादा वर्षा तो नहीं होगी, कम वर्षा होती है। और इस वाले हिस्से में जो गोवा मुंबई वाला हिस्सा है, यहाँ पे महाराष्ट्र अगर आप और आगे देखेंगे, और ये वाला हिस्सा जो है महाराष्ट्र, जब आगे आप बढ़ेंगे महाराष्ट्र के बाद उधर क्या है भैया? तेलंगाना है, और उसके बाद क्या है? छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा में वो बारिश कराती है। और यही हिस्सा जो है वो आगे बढ़ते हुए इस तरह जाती है और वो पटना वाली शाखा, ये बंगाल के खाड़ी की शाखा जो पटना है, पटना में जाकर मिल जाती है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा पटना में कब मिलती है? 5 से 10 जून के आसपास जो आती है, इधर से अरब सागर की शाखा आती है, वो शाखा समझते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, लिखना चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हम सेकंड इस पे बात करते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं 5 जून से 10 जून के बीच, 10 जून से 15 जून, 1 जून से 5 जून तो यहां हो गया केरल और गोवा के बीच, और दूसरा 5 से 10 क्या होगा? गोवा से मुंबई के बीच, और 10 जून से 15 जून के बीच जो है वह मुंबई के उत्तर कर सकते हैं, मुंबई के उत्तर में वह जो है नर्मदा और तापी नदी की ओर से वो प्रवेश करती है, नर्मदा और तापी की ओर से प्रवेश करती है, और इसके सहारे जाकर मध्य भारत में घनघोर वर्षा कराती है। मध्य भारत में जो है कि वर्षा कराती है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अरब सागर की किस शाखा से जो है कि मध्य भारत में वर्षा होती है? तो ये जो 10 से 15 जून के बीच की शाखा है, उससे मध्य भारत यानी खासकर मध्य प्रदेश में वर्षा होती है, ठीक है, वो भी फिर आगे बढ़ जाती है। और लास्ट जो है तीसरा, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा होता जा रहा है, तीसरा वो 15 जून के बाद वाला हिस्सा है। 15 जून के बाद वो कच्छ के रण से प्रवेश करता है, कच्छ के रण से प्रवेश करता है, ये हो गया कच्छ के रण से प्रवेश करता है, और इससे पश्चिमी राजस्थान में बारिश होती है। कहां पे होती है? पश्चिमी राजस्थान में बारिश होती है, पश्चिमी राजस्थान में बारिश होती है। फिर वो आगे आकर वो बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है कि पंजाब और हरियाणा में जाकर मिल जाती है, पंजाब और हरियाणा में मिल जाती है। कब? सितंबर के प्रारंभ में। लेकिन जब ये दोनों शाखा मिलती है, ये इधर से बंगाल की खाड़ी की शाखा और इधर से अरब सागर की शाखा, तो इससे यहाँ पर अच्छी खासी बारिश होती है, और वो होती है धर्मशाला। धर्मशाला ये जो है उत्तराखंड का हिस्सा है, धर्मशाला में वो अच्छी खासी बारिश कराती है। तो ये हो गया टोटल दक्षिण पश्चिम मानसून का दोस्तों। तो आई होप कि आपको दक्षिण पश्चिम मानसून समझ में आ गया होगा। मैंने एक ही वीडियो, चूंकि थोड़ा बड़ा हो गया, एक ही वीडियो में मैंने पूरा कवर कर दिया। तो आई होप कि आपको इससे संबंधित कोई भी प्रश्न छूटने ना पाएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लौटते मानसून पे हम वीडियो बनाएंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये परिवार हम चाहते हैं जितना जल्दी से जल्दी बड़ा हो जाए उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। जितना परिवार बड़ा होगा उतने ज्यादा राय आएंगे, उतने ज्यादा कमेंट और लाइक आएंगे। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।